बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान की जिन्होंने पूरे अपने क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल डाली है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी की महिलाएं सरकारी अनुदान पर कर सकती हैं कृषि उपकरण बैंक की स्थापना। गढ़वा के गौपालकों को प्रशिक्षण देने की है योजना। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सुआन कंपोजिट 1। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल या कृषक समूह सरकारी अनुदान पर छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना कर सकते हैं। इसकी कुल योजना लागत 6,25,000 है। इसमें सरकार 5 लाख रुपए देगी। इसके अलावे किसानों को व्यक्तिगत तौर पर कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान दिया जाएगा। इसकी कुल योजना लागत का 1,60,000 रुपए का अनुदान सरकार देगी। इससे लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय खूंटी में आवेदन दे सकते हैं। गढ़वा के गौपालकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत गढ़वा के गौपालकों को प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान सेक्टर 2 धुरवा रांची में 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की तारीख 9 से 15 जनवरी 2024 तय की गई है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय गढ़वा में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, फूलगोभी या पत्ता गोभी में हीरा पृष्ठ कीट लगने का खतरा रहता है। इस कीट का प्रकोप ना हो, इसके लिए फूल बनने या गांठ बनने की अवस्था में इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। किसान भाई, जैसे आप सभी जानते हैं, फूलगोभी में कीड़े आते हैं जो आप जानते हैं, उसका कीट फूल के अंदर में होता है, बंधा गोभी में भी आता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, डायमंड बैक मॉथ हम लोग कहते हैं इसके। तो इस फसल के कीड़े के लिए आप सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना होगा। जैसे ही फूल आने से पहले की अवस्था से लेके फूल के बढ़ते तक आपको कम से कम 2 सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना होगा। इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 15-15 दिनों के अंतराल पे फूल या गांठ बनने की शुरुआती दिनों से या पत्ते में कहीं कहीं छोटे छोटे छेद दिखाई दे, उस अवस्था से लेके फूल आने के बीच तक 2 छिड़काव एटलीस्ट आप कर लेते हैं, खेतों की साफ सफाई रखते हैं, तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, रबी मक्का की खेती के लिए 15 अक्टूबर से बुआई शुरू कर सकते हैं। झारखंड में मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सुआन कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 या प्रिया लगाएं। मक्का की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मक्का के उन्नत प्रभेदों में सुआन कंपोजिट 1 100 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। HQPM 1 110 दिन में तैयार होकर 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देता है। बिरसा मक्का 1 की परिपक्वता अवधि 85 दिन है और उपज 35 से 40 क्विंटल है। बिरसा विकास मक्का 2 की परिपक्वता अवधि 75 दिन और उपज 40 से 45 क्विंटल है, जबकि प्रिया की परिपक्वता अवधि 90 दिन और उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हाथों में मूंगफली का दाना निकालना काफी श्रम साध्य कार्य है और इसमें काफी समय भी लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंडनट डिकोटिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे गोभी फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। समेकित कीट प्रबंधन के तहत फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। फसल लगाने में गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। इससे कीट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे।
इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो हम बात कर रहे थे कि एक ऐसे किसान की जिन्होंने अपने क्षेत्र के तस्वीर और तकदीर दोनों बदल डाली है। जी हाँ, बिल्कुल गिरिडीह में एक ऐसा किसान है जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खेती की शुरुआत की है और काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि पूरे गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरिडीह के विकास की। विकास ने ऐसा विकास किया कि अब वहाँ पर बड़े बूढ़े भी उनसे आकर पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा आपने किया कैसे। वहाँ के गांव के लोग अब वहाँ पर रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अब शिक्षित होकर खेती बाड़ी में हाथ आजमा रहे हैं। यकीन नहीं होता ना? चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। मल्च और टपक सिंचाई, जिसका कि नारा प्रधानमंत्री ने दिया था कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप खेती के लिए, वो इस खेत में आए हैं मंझोरी के में हम गिरिडीह में। तो देखने को मिल रहा है कि मल्चिंग के द्वारा इन्होंने गोभी लगाया है और ये गोभी जब बाज़ार में उतरा तो 40 से 45 रुपये पर केजी बिक रहा है। इससे जहां किसान खुशहाल हो रहे हैं, वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था उसको भी ये लोग सार्थक करते आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बताते चलें कि एकल जो है इस कार्य में भरपूर सहयोग दे रहा है और इससे जुड़कर लोग जहां खुशहाल हो रहे हैं, उनकी आमदनी दुगनी हो रही है, वहीं लोग आर्थिक अपनी सुधार कर रहे हैं। और पलायन जो है गिरिडीह के लिए वो एक बड़ा अभिशाप था, उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का कृषि क्षेत्र बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यह बदलाव ढांचागत तो है ही, साथ ही तकनीक की दृष्टि से भी इसमें कई बदलाव आ रहे हैं। बदलाव इस दृष्टि से भी आ रहे हैं कि पहले किसान पारंपरिक ढंग से प्रशिक्षण के बगैर खेती करते थे। पूंजी, ज्ञान और जागरूकता का भी अभाव था। पिछले 6 दशकों से रासायनिक उर्वरकों का खेती बाड़ी पर जबरदस्त कब्जा रहा, लेकिन देश अब अमृत काल के दौर से गुजर रहा है। किसान खेत में रसायन के विष को खत्म कर मिट्टी को अमृत बना रहे हैं, जिसका आधार है जैविक खेती। एक ऐसे ही किसान है गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के मांजोरी पंचायत में। नाम है विकास कुमार वर्मा। विकास अपने पूरे परिवार के साथ जैविक खेती करते हैं। मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं ऑर्गेनिक तरीके से खेती करता हूँ। इसके बारे में मैंने ट्रेनिंग भी लिया है ऑर्गेनिक ये व्यक्ति फाउंडेशन से। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के लिए और जैविक खाद बीज बनाने के लिए सिखाया गया, जैविक खाद और केचुआ खाद। विकास अभिव्यक्ति फाउंडेशन से प्रशिक्षण प्राप्त कर जैविक खेती के साथ साथ खेती बाड़ी की नवीन तकनीकों को अपना रहे हैं। वे जैविक खेती के फायदों से सभी को अवगत कराते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने से यही होता है कि पौष्टिक जो फसल मिलता है वो उसमें पौष्टिक ज़्यादा होता है। उससे किसी तरह का बीमारी, रासायनिक दवा खाद नहीं देने के कारण उसमें किसी तरह का शरीर में बीमारी नहीं होती है। विकास तकरीबन 4 एकड़ भूमि में खेती करते हैं, जिसमें 1 एकड़ भूमि में इस वक्त फूलगोभी की फसल तैयार है। विकास फूलगोभी की खेती करने के लिए अपने खेत में मल्चिंग कर रखा है। मल्चिंग की जानकारी उसे प्रशिक्षण के दौरान मिली। ये ट्रेनिंग में हम लोग को बताया गया था कि मल्चिंग करने से जो है पानी की बचत होती है, वो खाद पतवार भी कम होती है, जिससे फसल अच्छा होता है। जी, एक बार मल्च लगा लेते हैं तो 3 फसल लेते हैं। इसमें जो है एक बार लगाने से जैसे गोभी हो गया और खरपतवार भी नहीं होता है, इसलिए मल्च लगाने के लिए लोग को कहते हैं। अधिक से अधिक मल्च लगाने से उनको खरपतवार से बचत है, पानी से बचत है, कम पानी में फसल भी होता है और 3 फसल ले लेते हैं एक बार लागत से। विकास पारंपरिक और आधुनिक खेती के तरीकों और लाभ के बीच स्पष्ट रेखा खींचते हैं। उनका मानना है कि पहले जोत छोटी होती थी, फसल में कीड़े ज्यादा लगते थे और लाभ भी कम मिलता था, लेकिन मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई से खेती किसानी में काफी लाभ हुआ है। जैविक खेती से फसल की गुणवत्ता बढ़ी है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है। पहले खेती पापा लोग मतलब छोटे छोटे जमीन में करते थे। अच्छी तरह से जानकारी ना होने के कारण अच्छी तरह से फसल नहीं उगा पाते थे। कीट उठ लग जाने से सही समय पर उसको इलाज नहीं कर पाते थे। जब हमने ट्रेनिंग लिया तो हमें सब चीज़ के बारे में जानकारी मिली
तो हमने और ज़्यादा ज़मीन में भी खेती करना शुरू कर दिया। अभी नए नए टेक्निक के तरीके से जैसे मल्चिंग से करें और ड्रिप लगाएं, जिससे हमें पानी की बचत होती है और फसल में ज़्यादा कीट नहीं लगता है और तैयार अच्छी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। विकास मानते हैं कि तकनीकों के इस्तेमाल के साथ साथ फसल लगाने और तैयार होने की जानकारी को प्रशिक्षण के माध्यम से दुरुस्त किया जा सकता है। अगाध खेती से फसल की कीमत अच्छी मिल जाती है। न पहले जो थे, पहले पुराने पद्धति से करते थे, लेकिन जब हम लोग एपीओ हम लोग को सहयोग मिला और व्यक्ति फाउंडेशन से सहयोग मिला, कुछ अकल विद्यालय से हम लोग ट्रेनिंग लिए और सारी प्राप्त करने के बाद हम लोग समझ में आया कि इस तरह से खेती करने से हमको फ़ायदा ज़्यादा होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग इस तरीके से खेती करना शुरू किए हैं। विकास के इस बात का समर्थन चंद्रदेव वर्मा भी करते हैं। वे भी नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए जैविक खेती की पुरजोर हिमायत करते हैं। कई जगहों से जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये अपने खेत में कई फसलें तैयार कर रहे हैं। इन्हें एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन एपीओ तथा कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर खेती करने की तकनीकों तथा फसल की बिक्री की जानकारी मिली। इस क्रम में उन्हें कृषि से जुड़े संगठनों का सहयोग और प्रोत्साहन भी मिला। हाँ, जैसे ऑनलाइन से ग्रेडिंग में बिकता है हमारा, के दिन को भी गया, और जैसे भी मंडी में ले जाते हैं और अपना दुकान में बेचते हैं, बैठकर हटिया में बेचते हैं। अकल विद्यालय से शुरू से किए तो उसी का नाम हम ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद आगे जो है सो अजीत जी हम सबसे पहले मिले और सबसे शुरुआत हम उसी से किए। उसके बाद जैसे जैसे आप कुछ तो हमको मिला सलेक्शन, उसके बाद आगे और सीखने का बहुत मौका मिला और आगे बढ़े, इन्हीं की कृपा से बढ़े हम। और अभी आज हमारा एपीओ तैयार है, इन्हीं की कृपा से एपीओ में अभी आए हैं और एपीओ में आने के बाद हम आगे अभी हमारा 500 से 700 किसान हमारे साथ जुड़ा है। यह सच है कि किसानों के पास राज्य में निजी जमीन का बड़ा क्षेत्र नहीं है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वे लीज में जमीन लेकर भी खेती कर सकते हैं। चंद्रदेव मानते हैं कि खेती बाड़ी का काम प्राइवेट नौकरी से ज्यादा फायदेमंद और बेहतर है। हम भी मैट्रिक किए हुए हैं, बहुत काम किए, लेकिन जब खेती में उतर गए तो आज खेती में हम लोग बहुत जगह अच्छा इसी में मिलता है और इनकम भी ठीक होता है। यदि हम लोग का अपना ज़मीन नहीं फिर भी हम लीज में ले करके अच्छा खेती करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। आज की तारीख में खेती से वे अपनी सारी जरूरतें पूरा करते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए उन्होंने कृषि से प्राप्त आय का ही उपयोग किया। 1 एकड़ में करीबन इसमें 50,000 से ऊपर 70,000 तक पूंजी लगता है, 3-4 लाख इनकम हो जाएगा। हालांकि आमदनी में कई बार उतार चढ़ाव होता है। आमदनी बहुत हद तक मौसम और बाजार भाव पर निर्भर करता है। परसल टमाटर का इतना रेट गिर गया था कि 5 रुपये केजी इसमें लगा हुआ था, ट्रैक्टर से बेचते थे तो 1 क्रेट में 100 रुपये नहीं मिलता था। वही रेट के मुताबिक से होता है। बारिश हो गया, कभी ओला पड़ गया था, हम लोग तो कोई इंश्योरेंस है नहीं। रामेश्वर वर्मा भी इस बात का समर्थन करते हैं। कई बार सारी पूंजी बर्बाद हो जाती है। अगाध खेती से मूल्य अच्छा मिलता है, जबकि बाजार में जब फसल काफी मात्रा में उपलब्ध होती है इसकी कीमत आशा के अनुरूप नहीं मिल पाती है। जिसे पहले करते थे, गोभी लगाए, गोभी तैयार हो गया, बारिश होने लगता था, गोभी सब जहाँ तहाँ गल जाता था क्योंकि पानी के कारण जरक जाता था। वो सारा पूंज लग जाता था लेकिन सब बर्बाद हो जाता था। लेकिन जब मल्ची पेपर से लगाने शुरू किए तो हमको गोभी खराब नहीं होता, जरकता नहीं है, अच्छा दाम में बेचते हैं, वे सीजन में बेच लेते हैं, सीजन में तो रेट भी नहीं रहता है, यही सब फायदा होता है। रामेश्वर वर्मा मल्चिंग और ड्रिप को खेती से लाभ प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उनका मानना है कि मल्चिंग से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और खरपतवार की समस्या कम होती है। 25,000 रुपया लगता है लगभग, वही ज़्यादा लागत लगता है। सब तो सेम टू सेम वही गोबर देते हैं, वही खाद में बचत होता है। खाद उसमें कम देवे नहीं करते हैं और उसमें खाद देना पड़ता है। पूंजी कम लगता है मल्चिंग पर, फायदा ज़्यादा होता है। इसमें नुकसान होने का डर नहीं लगता है। जब ऊपर से किसी तरह से करेली लगाते हैं तो पत्थर पड़ता है, तभी नुकसान होता है। और पानी कम लगता है, कहीं पानी का हम लोग का स्रोत कुआं से लेना पड़ता है, नदी है नहीं, नदी से पानी रहता है पूरा देते हैं, लेकिन कुआं से कम पानी हम लोग का हो जाता है। रामेश्वर मानते हैं कि खेती बाड़ी घाटे का सौदा नहीं है, यदि जानकारी के साथ तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्य किया जाए।
वे कहते हैं कि झारखंड में खेती बाड़ी से जीविकोपार्जन सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है और इससे अधिक लाभ प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा भी किया जा सकता है। जैसे हम कहना चाहते हैं कि उन लोग भी खेती करें, अच्छा रहे। जैसे दूसरा राज्य चल जाता है तो वहाँ तो कितना 15,000 से 16,000 महीना देता है, और यहाँ करेगा तो 20,000 रुपया महीना मिलेगा, परिवार के साथ भी रहेगा, बचत भी होगा। इसी तरह से सब फायदा होता है। एक बार मल्च लगाते हैं 2 बार चलता है, और ये गर्मी में लगाते हैं तो 1 बार चलता है, क्योंकि धूप ज़्यादा रहता है, इसलिए धूप में मल्च खराब हो जाता है। जैसे मल्चिंग करने का ट्रेनिंग हमको मिला है, हिरामन दास ग्रुप का जो संचालक है वो बताया था, उसी से हम लोग थोड़ा सीखें और थोड़ा देखकर कहीं सीखें। जैसे सालाना वैसे तो हम लोग का होता था, पहले 50,000 होता था, कभी घर से पूंजी भी डूब जाता था, अभी 1 लाख रुपया कमा लेते हैं। मानजोरी गिरिडीह के खेतीहर विकास, चंद्रदेव और रामेश्वर को जैविक खेती और तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के कार्यकर्ता अजीत कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका मानना है कि जैविक खेती में लागत कम लगती है, फसल गुणवत्तापूर्ण होती है और आमदनी भी अच्छी होती है। मैं फील्ड में घूमते रहते हैं और अपने छोटे से बड़े किसान से मिलते जुलते रहते हैं, और उनको जैविक खेती जो आज रासायनिक लोग करते थे उसको जैविक खेती से बदलाव करने के लिए लोग को बताते हैं कि कम पानी में कैसे खेती किया जाए, और लोग रासायनिक छोड़ के जैविक पर गो आधारित खेती, जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र का उपयोग करें, और वो आज धीरे धीरे लोग परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे चंद्रदेव जी हुए, विकास जी हुए, इस तरह के किसान जो है आज मल्चिंग में कर रहे हैं, जैसे कि इनको कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। आज बरसात के दिन में ये गोभी लगाए हैं, एक गोभी 40 से 50 रुपये बेच रहे हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं हम लोग शहर में, जो ये खुद ले जाके शहर में देते हैं, और इनका गोभी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से खरीद के ले जाते हैं लोग। मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती से किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र में पानी के स्रोतों की कमी होने के कारण ड्रिप सिंचाई काफी फायदेमंद है, जबकि मल्चिंग से खरपतवार नियंत्रण में काफी सुविधा होती है। गिरिडीह एरिया में क्या पानी का स्रोत, यहाँ वैसा कोई नहर नहीं है, कोई साधन नहीं है। आज यहाँ के किसान पहाड़ी एरिया में किसान लोग जो है ड्रिप के माध्यम से लोग कर रहे हैं, और टपक सिंचाई बूंद बूंद के मतलब कम पानी में कैसे खेती किया जाए, इस तरह का लोग देखने के लिए चंद्रदेव जी के पास देख सकते जी। अजीत मानते हैं कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल हो रहा है, खेती बाड़ी में लागत में कमी आ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री के सपने साकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो बहुत अच्छा है, और खेती करने के लिए लोग किसान उत्साहित हो रहे हैं। लोग टपक सिंचाई और मल्च पर बहुत जोर दे रहे हैं। राज्य में ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो मात्र रोजी रोटी के लिए छोटे पैमाने पर खेती करते हैं। उनके पास पूंजी और तकनीकों का अभाव है, साथ ही अधिक उत्पादन के लिए वे अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में गिरिडीह के पेंगाबाद प्रखंड के मांजोरी पंचायत के किसान जैविक खेती कर क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। तो देखा किसान भाई बहन कि शिक्षित होकर भी किसान खेती बाड़ी कर सकता है, नई नई तकनीकों का उपयोग कर सकता है और अपने मुनाफा को दोगुना तेगुना कर सकता है। ये मुमकिन है। अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हैं तो इन्होंने जैसे जैसे एक एक कदम उठाया है, आप भी ऐसे कदम उठाकर मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि देश अब बदल रहा है और बदलते भारत की ये तस्वीर है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आज के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।